दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी माँ कभी बोझ नहीं होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रीमा, माँ से तुम्हारी बात हुई? किशन परेशान सा अपनी पत्नी से पूछ रहा था। नहीं, कल से माँ का फोन बंद आ रहा है। रीमा के लहजे में भी फिक्र थी। मेरा मन घबरा रहा है रीमा, हम कल ही इंडिया जा रहे हैं। किशन और रीमा इंडिया आते ही एयरपोर्ट से सीधा अपने घर के लिए निकल गए। मन में तरह तरह की आकांक्षाएं पैदा हो रही थी। पिछले कई दिनों से माँ का फोन नहीं लग रहा था और एक दो बार लगा भी तो माँ फोन ही नहीं उठा रही थी। क्या हो गया, क्या हो सकता है? भैया और भाभी भी फोन नहीं उठा रहे थे। मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरा था। रीमा किशन को समझाने का प्रयास कर रही थी कि जैसा वह सोच रहा है हो सकता है स्थिति उसके विपरीत ही हो। एयरपोर्ट से घर आते हुए किशन अपनी पुरानी यादों में खो गया। कामिनी जी उसकी सगी माँ नहीं थी, मगर उन्होंने उसके जीवन में यशोदा की भूमिका निभाई थी। बचपन में ही माता पिता के देहांत से छोटा किशन बिल्कुल सहम गया था। यशवंत और कामिनी ने उसे गोद ले लिया था। आखिर उनके छोटे भाई का बेटा जो ठहरा। यशवंत और कामिनी उसकी परवरिश अपने बेटे मोहन के साथ करने लगे। दोनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया गया। समय आगे बढ़ा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। किशन और मोहन में सगे भाइयों जैसा प्यार था। मोहन की नौकरी लगते ही उसकी शादीशुदा नाम की एक लड़की से हो गई। सुधा स्वभाव में काफी तेज तर्रार किस्म की लड़की थी। उसे अपने जीवन में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं थी। जल्द ही सुधा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जब से उसे पता चला कि किशन उस घर का सगा बेटा नहीं है, तब से वह किशन को मोहन की नजरों में निशा दिखाने की कोशिश करती रहती। मगर यशवंत जी के सामने उसकी एक न चलती। समय पंख लगाकर उड़ा और 5 साल बीत गए। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से यशवंत जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यशवंत जी की इच्छा थी कि किशन की शादी उनके बचपन के दोस्त रमाकांत की बेटी से हो। इस तरह रीमा और किशन की शादी हो गई। रीमा बहुत ही सरल और सुलझी हुई लड़की थी। रीमा के साथ में लाए सामानों को देख सुधा की आंखों सौंधिया गई। सुधा ऊपर से तो सबका ख्याल रखने का ढंग करती, पर मन ही मन उसे सास और रीमा का परिवार फूटी आंख न सुहाता। उसने गलत सही बातों का प्रयोग कर मोहन को भी अपने वश में कर लिया
दिया था। माँ, मेरा तबादला हो गया है, मुझे कुछ समय के लिए विदेश में रहना होगा, हमारे साथ आप भी चलो। एक दिन किशन ने कहा, अरे पगले, मैं विदेश जाकर क्या करूंगी, मुझे तो मेरा देश और ये घर ही प्यारा है, इस घर को छोड़कर कहीं जाने को दिल नहीं करता। और इस तरह मायूस होकर किशन और रीमा विदेश चले गए, पर हर रोज फोन कर माँ का हाल समाचार लेना नहीं भूलते। समय समय पर घर के लिए उपहार और पैसे भी भेजा करते। गाड़ी में ब्रेक लगी, वो लोग घर पहुंच चुके थे। किशन भी अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। मोहन और उसकी पत्नी सुधा उन लोगों को अचानक इंडिया में देख घबरा गए। भैया, माँ कहाँ हैं? इस अप्रत्याशित सवाल से दोनों शक पका जाते हैं। तभी सिंटू बताता है कि दादी माँ की तबीयत खराब थी तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया है। किशन ये सुनते ही मोहन पर बरस पड़ता है। भैया, अगर आपको माँ की देखभाल नहीं करनी थी तो आप मुझे बोल देते, मैं माँ को अपने साथ ले जाता। यूं माँ को अकेला छोड़ने का क्या मतलब है? अरे देवर जी, जब खुद के सर पर आती है ना तो पता चलता है। आप यहाँ आकर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर भुगतना तो हमें पड़ रहा था ना। उस बुढ़िया के आगे पीछे करने के अलावा भी मेरे पास ढेरों काम होते हैं। भैया, आप चुप क्यों खड़े हैं? भाभी हमारी माँ के बारे में अपशब्द बोल रही हैं और आप मौन हैं। किशन अपनी भाभी की बातों को सुनकर हैरान था। मोहन क्या बोलता? किशन के आईना दिखाने पर आत्मा तो उसकी कसोट रही थी, पर अपनी पत्नी के आगे बेबस था। तुम्हारे भाई क्या बोलेंगे? और प्लीज माँ को ले जाना है तो अभी ही ले जाओ। हम भी देखते हैं कि आपका ये मातृ प्रेम कितने दिनों के लिए जीवित रहता है। रीमा ने कहा कि यह आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है हम माँ को लाने वृद्धाश्रम चले। किशन और रीमा वृद्धाश्रम के लिए निकल गए। वहाँ माँ को ऐसे बीमार और जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटे बच्चे की तरह रोते हुए वो माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, घर चलो, तुम्हारा बेटा आया है तुम्हें लेने। किशन को देखकर कामिनी जी को पिछली सारी घटनाएं याद आने लगी जो किशन के जाने के बाद घटित हुई थी। आंखों में आंसू लिए वो उन दिनों में खो गई। उन दोनों के जाते ही सुधा ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो काम वाली बाई को बाहर किया, ये कहकर कि अब तो लोग घट गए हैं तो इतने कम काम करने के लिए बाई की क्या आवश्यकता है। कुछ दिन तो उसने काम में हाथ बटाया, पर धीरे धीरे वो अपनी सहेलियों और किटी पार्टी में ज्यादा समय बिताने लगी। यहाँ तक कि सिंटू की देखभाल भी कामिनी जी ही करती थी।
कामिनी जी शुगर की मरीज तो थी ही, अब पूरे घर के कामों के कारण घुटनों का दर्द भी बढ़ने लगा था। एक दो बार तो कामिनी जी ने मोहन से कहा, पर वो भी सुधा की ही भाषा बोलने लगा। माँ, इतने कामों के लिए बाई लगाकर फिजूल खर्ची क्या करना, आप सारा दिन यूं ही बैठी रहती हो, थोड़ा काम ही कर लिया करो, इससे तुम्हारे शरीर के पार्ट पुर्जे भी तंदुरुस्त रहेंगे। और फिर मदद करने के लिए तो सुधा है ही, पिछले 6 महीने से लगातार काम करने और अपने सेहत पर ध्यान न देने की वजह से कामिनी जी की तबीयत खराब रहने लगी। मगर बहू के साथ साथ बेटे के रवैये में भी कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन अचानक किचन में काम करते हुए कामिनी जी शक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि शुगर और बीपी दोनों हाई हैं। कामिनी जी को सख्त आराम और देखभाल की जरूरत है। अस्पताल से आते ही सुधा ने घर सर पर उठा लिया कि उससे माँ जी की सेवा न हो पाएगी, उससे ढेरों काम होते हैं, ऊपर से मुन्ना अभी छोटा है तो उसकी जिम्मेदारी भी है। तुम कुछ और इंतजाम करो। काफी बहस करने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, वहां उनकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी और उनके सर से माँ का बोझ भी हट जाएगा। माँ को जब ये पता चली तो वह अवाक सी रह गई। क्या इस दिन के लिए उसने अपने बेटे की परवरिश में दिन रात एक किए थे। घर और सारे पैसे तो मोहन पहले ही ले चुका था। कामिनी जी के पास वृद्धाश्रम जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। माँ, आपने एक बार तो कहा होता, आपने फोन पर भी अपने साथ हो रहे बर्ताव के बारे में नहीं बताया, मुझे पल में ही पराया कर दिया। क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्या आपका दर्द मेरा दर्द नहीं? किशन कह रहा था। कामिनी जी की तंद्रा टूटी। किशन को देखकर कामिनी जी की आंखों से भी इतने दिनों का दर्द आंसू बनकर छलक पड़ा। वह बोली, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। माँ, ये क्या कह दिया आपने? बच्चों के लिए माँ कभी बोझ नहीं होती, मगर रीमा उसकी इच्छाओं का क्या? मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, तुम लोगों के लिए परेशानी क्यों बनूं? रीमा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैंने अपनी सगी माँ को तो बचपन में ही खो दिया था और आपने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा। कभी घर की बहू होने का एहसास भी नहीं होने दिया। मैं आपके बारे में ऐसा तो कभी सोच भी नहीं सकती। किशन पहले आपके बेटे हैं, फिर मेरे पति। अपनी गोद लिए बेटे किशन और बहू रीमा की बातों को सुनकर कामिनी जी की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बरसात बन निर्जर बहे।
जा रहे थे, जो फर्ज उनका सगा बेटा मोहन और उसकी पत्नी सुधा न निभा पाए, वो किशन और रीमा निभा रहे थे। कहो न माँ, अब तो सलोगी न। कामिनी जी की आंखों के बहते आंसुओं में उनकी मौन स्वीकृति छिपी थी। दोस्तों, माँ और बाप अपने बच्चों के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, और जब बच्चों को अपने माँ बाप के प्रति अपना फर्ज निभाने की बारी आती है तो उन्हें ये बोझ लगने लगता है। लेकिन आज भी किशन और रीमा जैसे लोग हैं जो इसे बोझ न समझकर अपना सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि जिनके सर माँ बाप का साया होता है वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होता है।